गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। एंड शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर की अपनी सीरीज। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस करंट अफेयर वीडियो। देखिए, अगर हम आज के टॉपिक्स की बात करें तो कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। The second topic that is about National Investment and Infrastructure Fund, that is NIIF. तीसरा टॉपिक है बिरसा मुंडा के ऊपर। देन आफ्टर देयर इज अ गवर्नमेंट स्कीम विच इज अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। एंड लास्ट में वहां पे बात है MS धोनी को यहाँ पे एड ऑन किया गया है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025। चलिए तो वन बाय वन करते हैं आज के टॉपिक्स की शुरुआत। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। क्या है ये इको पार्क और कहां पे इसको हम शुरू करने वाले हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहां पे है ये वाला इको पार्क। सो रिसेंटली दिल्ली हैज अनाउंस्ड, द कैपिटल दिल्ली, Delhi has announced the establishment of India's first e-waste, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करने वाला एक इको पार्क जो दिल्ली ने वहां पे किया अनाउंसमेंट। और कहां पे है इसको एस्टेब्लिश करना? दैट इज एट होलंबी कलान, टू टैकल दी कैपिटल्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। होलंबी कलान के अंदर यहाँ पे एक इको पार्क बनाने की बात है जिसकी अनाउंसमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने वहां पे की है। और किसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट है? तो इट इज अबाउट ई वेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये इंडिया का सबसे पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क वहां पे रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि भैया ई वेस्ट इको पार्क होता क्या है। देखिए, ये कुछ एक ऐसा स्पेशल जोन वहां पे बनाया जा रहा है। इस जोन के अंदर साइंटिफिक रिसाइकलिंग, डिसमेंटलिंग एंड एज वेल एज, अगर आप वहां पे मेंटल को मतलब जितनी भी वहां पे मेटल्स वगैरह है, अगर आप उसको डिसमेंटल वहां पे करोगे तो डेफिनेटली वहां से आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वहां पे आपको मिलेगा और उसकी वहां पे रिकवरी करने के ऊपर फोकस इट इज डिजाइंड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट। और रिसेंटली अगर हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज अ काइंड ऑफ बिगेस्ट इश्यू ऑफ द वर्ल्ड कि किस तरीके से इस वेस्ट को वहां पे मैनेज किया जाता है। राइट, फॉर द नॉर्मल पीपल, जब आप किसी चीज को वहां पे फेंक देते हैं कचरे के अंदर तो हमारे लिए हमारे घर से वो चीज निकल चुकी है, बट इन द होल वर्ल्ड इट स्टिल एग्जिस्ट। तो इसलिए उसको वहां पे मैनेज करना पड़ता है। जब कोई चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहां पे स्क्रैप मटेरियल में चली जाती है, उसके बाद उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसी बात के ऊपर इस टॉपिक की होती है वहां पे शुरुआत। दैट इज अबाउट ई वेस्ट जनरेशन एज वेल एज रिसाइकलिंग प्लांट्स फॉर द ई वेस्ट। और देखा जाए तो इंडिया का सर्कुलर इकोनॉमी जहां पे किसी भी चीज को रीयूज करके उसको रिसाइकल करने पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर इंडिया का एक बहुत बढ़िया से एक्सटेंड। और देखा जाए तो ये किसने अनाउंस किया है? दैट इज अबाउट, इट इज अनाउंस्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। कहां पे इस प्लांट को लोकेट किया जाएगा? तो ये प्लेस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी प्लेस? दैट इज होलांबी कालान। और ये कौन सा ऑपरेटिंग मॉडल रहेगा? इट इज डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। So we can say that it is not completely by the government, but it is by using our public-private partnership models. और इसके लिए ग्लोबल टेंडर वहां पे दिया जाएगा बाय दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक ग्लोबल टेंडर वो लोग वहां पे इश्यू करेंगे और जो भी कंपनीज इस पार्क को डेवलप करने के लिए वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहती है, उनको वहां पे ग्लोबल ऑफर दिया जाएगा कि आप इस टेंडर को वहां पे सबमिट करवाए। एंड देन आफ्टर गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट दैट कि किसके साथ वहां पे पार्टनरशिप करनी है। एंड व्हाट विल बी द कंसेशन पीरियड? दैट इज फॉर 15 इयर्स। और उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इको पार्क के अंदर मेन फीचर्स कौन से रहेंगे? इट इज एन इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड व्हाट डज इट मीन?
तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो 11.4 एकर्स के आसपास के पूरी रेंज में ये स्प्रेडेड होगा, जहां पे कलेक्शन करने की, डिसमेंटलिंग करने की, रिसाइकल करने की और उसको रिफर्बिशमेंट में डालने की पूरी प्रोसीजर वहां पे की जाएगी। इट टारगेट्स प्रोसेसिंग 51,000 मेट्रिक टन्स of e-waste annually with scientific metal recovery। टारगेट है कि अबाउट 51,000 मेट्रिक टन ई वेस्ट को वहां पे थोड़ा सा रिसाइकल करना है और वहां पे कुछ साइंटिफिक मेटल्स की वहां पे रिकवरी भी करनी है। It is a comprehensive waste coverage. It will manage all 106 e-waste categories under the e-waste management rules 2022 from the phones as well as laptops as well as solar equipments। और एक पूरा ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये पहली बार एक फ्रेश जगह पे बन रहा है। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, राइट? ग्रीन फील्ड जो इनिशियल बेस से शुरू होता है, और जब ब्राउन फील्ड वर्ड यूज हो इसका मतलब किसी चीज को रिनोवेट करने की बात है। यहाँ पे ग्रीन फील्ड इनिशिएटिव की बात है। एंड अप्रोक्सीमेटली किसी के साथ हमें वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे भी जाना है, जो 15 सालों के लिए एक पूरा वहां पे कमिटमेंट वहां पे रहेगा। और प्लस देखा जाए तो उसके दूसरे फीचर्स में क्या है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को भी ये बूस्ट करेगा with about 150 crore rupees investment and 350 crore rupees revenue target। It will create thousands of green jobs, fast execution and national impact। ऐसा माना जाता है कि अब it is about to be completed in 18 months, which will also set a benchmark for sustainable e-waste infrastructure nationwide। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे किसी इकोनॉमिकल पार्क्स को वहां पे बनाओगे तो एनवायरमेंट तो आपका सस्टेनेबल वहां पे होने ही वाला है। सर्कुलर इकोनॉमी को आप वहां पे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, नई नई जॉब का क्रिएशन होगा, अर्बन गवर्नेंस वहां पे बेटर हो सकता है और नेशनल इंपैक्ट एक बाकी दूसरे स्टेट्स के लिए ऐसे पार्क्स बनाने के लिए उनको एक टाइप से एक मोटिवेशन वहां पे मिलेगा, एक रोड मैप वहां पे क्रिएट होगा ताकि ऐसे नए नए पार्क्स, नए नए जोन्स वहां पे बनाए जाए। So that is all about India's first e-waste recycle eco park। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो इस दर्शाए नंबर पे आज ही वहां पे कॉल करें, और एल्स यू कैन ऑल्सो सबमिट अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आपको इस लेक्चर की वहां पे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की जो चैनल है हमारी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे मिल जाएगी। सो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, सो दैट एक यूपीएससी और जीपीएससी दैट इज ओवरऑल ऑल टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड हो सके। एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ऑफ पीडी गुरुकुल, to provide the best guidance in Gujarat regarding all civil services। तो अभी तक अगर आपने फोन नहीं किया है so you can contact on this number and remember that thing that PD Gurukul Ahmedabad as well as गांधीनगर दोनों ब्रांच के ऊपर यूपीएससी as well as जीपीएससी गुजराती इंग्लिश मीडियम के लिए वहां पे नई बैचेस शुरू होने वाली है। कुछ बैचेस की वहां पे शुरुआत हो चुकी है, सो प्लीज ज्वाइन नाउ सून, राइट? चलिए फटाफट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और क्या है इसके रिगार्डिंग कुछ बात है। देखिए पूरे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो रियल एस्टेट एक्सेट्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक फंड क्रिएट किया गया है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एंड व्हाट इज इन द न्यूज दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर chaired the 6th meeting of governing council of NIIF at न्यू दिल्ली। और ये मीटिंग जो है वो किसके लिए थी? द मीटिंग रिव्यूड फंड परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज वेल एज न्यू फंड लॉन्चेस। क्या है एनआईआईएफ? NIIF is a government anchored investment platform that mobilizes long term capitals for infrastructure and strategic sectors in India, and it serves as a sovereign wealth fund linked asset manager with independent decision making। हेडक्वार्टर्स, ये जो पूरा फंड यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेडक्वार्टर्स दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा? तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
और अगर हम वहां पे भी बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 2015 से इसकी अनाउंसमेंट हुई और आज तक देखा जाए तो बहुत एक्टिवली वहां पे काम कर रहा है। और कौन से मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन पब्लिक प्राइवेट फंड स्ट्रक्चर मॉडल where government holds 49% equity while the remaining 51% from the global investors such as ADIA, right, Temasek, CPPIB, etc. etc. और एक चीज भी है कि ये सेबी से रजिस्टर्ड है, तो वहां पे वैसे भी गवर्नमेंट का है तो फ्रॉड होने के चांसेस वहां पे कोई है नहीं। प्रोफेशनल मैनेज होता है एक पूरी टीम के द्वारा। और रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे सीईओ और एमडी कौन है? दैट इज संजीव अग्रवाल, जिसको 2024 में ही वहां पे अपॉइंट किया हुआ है। और इनका मैक्सिमम उनका ग्रोथ क्या है कि भैया उनका टारगेट क्या है कि भैया एक बहुत ही बढ़िया सा वहां पे ग्रो करना है, बहुत ही बढ़िया सी एसेट मैनेजमेंट वहां पे करनी है और एक कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को वहां पे लेके आना है। और इसके अगर हम गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने रिसेंटली बताया कि भैया इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने 6th गवर्निंग काउंसिल को वहां पे एड्रेस किया है। देन व्हाट इज द गवर्निंग काउंसिल? गवर्निंग काउंसिल की जो चेयरपर्सन रहेंगे वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और वहां पे कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में या फिर कुछ गवर्नेंस के बारे में, कुछ कैपिटल किस तरीके से मोबिलाइज की जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी वहां पे बनाई जाए, इन सब के ऊपर वहां पे फोकस किया जाता है। एंड इट इज सेड टू मीट एनुअली गोइंग फॉरवर्ड टू गाइड NIIF इवॉल्विंग मैंडेट। और फंक्शन क्या रहेगा? मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले मेन चीज आती है दैट इज ऑल अबाउट मनी। सो द फर्स्ट फंक्शन दैट इज अबाउट कैपिटल मोबिलाइजेशन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को वहां पे अट्रैक्ट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करना, बहुत ही बढ़िया सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना और बहुत ही बढ़िया सी पॉलिसी सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड करना। सो दैट इज ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस ऑफ NIIF, जिसकी अभी रिसेंटली वहां पे मीटिंग हुई और किस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे हुई बातें। चलिए उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया से एक टॉपिक है, दैट इज अबाउट भगवान बिरसा मुंडा। और क्या है अभी करंट में, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिविल सर्विसेज। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाली एग्जाम के अंदर आपको उल गुलान मूवमेंट, जहां से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जहां से फेमस हुए, उस मूवमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाए, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो कंटेक्स्ट देखते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज 125th डेथ एनिवर्सरी। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको एक नाम दिया गया है बलिदान दिवस, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो ट्राइबल एम्पावरमेंट था और एंटी कॉलोनियल जो रेजिस्टेंस था उसको वहां पे अप्रेज किया हुआ था। और क्या है उनके पीछे की स्टोरी? Who was बिरसा मुंडा? कौन है बिरसा मुंडा? He was a tribal freedom fighter, reformer and folk hero, जिसके लिए वहां पे एक वर्ड चलता है द फादर ऑफ द अर्थ, धरती आबा। और कब से बिरसा मुंडा इतने फेमस हुए, कब से उनको भगवान का वहां पे दरज्जा वहां पे दिया गया? तो दैट इज नोन एज द उल गुलान मूवमेंट। 1895 से लेकर 1900 के आसपास इट वॉज लॉन्च एज एन एंटी ब्रिटिश रेबेलियन led to Ul Gulan to fight colonial oppression across झारखंड, ओडिशा, बंगाल। और वहां पे अलग अलग ट्राइब्स, जहां पे एक है मुंडा ट्राइब्स, ओराउन ट्राइब्स एंड खारिया ट्राइब्स, इन सबको वहां पे मोबिलाइज करने की हुई बात है। और गुरिल्ला टेक्टिक्स जो है उसको वहां पे यूज किया गया। ब्रिटिश के जो आउटपोस्ट थे, उनके चर्च थे, उनके पुलिस स्टेशन थे, या फिर उनकी जो ऑफिसेज वगैरह जो थी, उसके ऊपर बेसिकली अटैक किया गया। और ये अटैक जो था वो बेसिकली पूरी कॉलोनियल रूल के खिलाफ था और वहां पे खुद के रूल को एस्टैब्लिश करने पे उनका फोकस था। उनका एक विजन था और विजन को उन्होंने वहां पे खुद की लैंग्वेज में बोला था, दैट इज अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। व्हाट डज इट मीन? दैट कि भैया महारानी का जो राज जो है, उनका जो रूल है वो खत्म होने पे है और हमारा जो रूल है वहां पे शुरू होने पे है। सो इंग्लिश में अगर इसको बोले, दैट इज इट विल एंड द क्वींस रूल एंड लेट अवर रूल बिगिन, कॉलिंग फॉर द सेल्फ गवर्नेंस, दैट इज स्व शासन, होम रूल की भी हम वहां पे उसको बोल सकते हैं।
and symbolic use of tribal identity. They were using traditional tribal attire, drums and flags to unify the people and restore pride in their ancestral customs and governance systems. और अगर लास्ट में अगर हम उनकी बात करें तो उनका अरेस्टमेंट वहां पे कब हुआ? He was arrested in 1895 and died in the Ranchi jail in 1900. His movement influenced छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जहां पे ट्राइब्स को कुछ लैंड राइट्स वहां पे दिए गए, और उसके बाद उनके जो करेज, उनका जो साहस था और उनकी जो कल्चरल लीडरशिप थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको उनको वहां पे भगवान के नाम से ऑनर्ड वहां पे किया गया. साथ में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा भी वहां पे बनाया गया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 15th of November एज जनजातीय गौरव दिवस, दैट इज ट्राइबल प्राइड डे इन 2021. तो इस तरीके से उनको वहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम विच इज नोन एज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वैसे देखा जाए तो आज की योजना नहीं है, अभी वहां पे 9 साल उसके कंप्लीट हुए हैं, एंड दैट इज इन द कंटेक्स्ट द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान marks 9 impactful years in improving maternal health outcomes across the India. देखिए नाम ही है सुरक्षित मातृत्व, तो यहाँ पे मातृत्व के दैट इज मदर को सुरक्षित करने की बात है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. देखते हैं क्या इस योजना के बारे में. It is a flagship maternal health program of the government of India which was launched in 2016 by Ministry of Health and Family Welfare. It provides free and quantity antenatal care, that is called as ANC, to the pregnant woman on the 9th date of every month. हर महीने की 9th डेट पे उन्हें वहां पे फ्री एंड क्वालिटी एंटेनेटल केयर, दैट इज ANC, वहां पे उनको प्रोवाइड करने की बात थी. कुछ टैबलेट्स वगैरह उनको देने की वहां पे बातें होती है, राइट, जिससे उन्हें हेल्थ इश्यूज वहां पे बहुत कम हो. प्लस अगर कुछ भी वहां पे इंसर्जेंसीज अगर वहां पे आती है तो उसके खिलाफ वो कुछ वहां पे लड़ पाए. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट इज टू एंश्योर एटलीस्ट 1 ANC चेकअप in the second or third trimester by trained specialist. It promote early detection and management of high risk pregnancies. HRPs जिसको अपने बोलते हैं, तो HRPs के रिगार्डिंग थोड़ा अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया रहता है फॉर द मदरहुड. It will definitely improve the quality of care through diagnostics, counseling and risk stratification. Identity and track HRPs through a name-based monitoring system, and definitely it will raise the awareness and mobilize the private sector participation as well to supplement the public services. और recently उसको वहां पे extend किया गया in January 2022. The initiative strengthens maternal health surveillance by ensuring continuous monitoring of high-risk pregnancies up to 45 days even after the delivery. और मेन उनके फीचर्स क्या है? तो देखिए पहला तो एक डिजिटल फॉलोअप थ्रू ऑटोमेटेड SMS अलर्ट सेंट टू बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज आशा वर्कर्स. फाइनेंशियल incentives will be given to the pregnant woman as well as that ASHA worker who has successfully completed 3 additional ANC cares visits beyond the standard coverage. This is the program that also allowed up to 4 ANC sessions per month in vulnerable or underserved areas, कि जिससे आप वापस उसको बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए. And that is all about प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. सो देखा जाए तो स्कीम बहुत पुरानी है, बट फॉर द मैटरनल हेल्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्कीम है, बहुत ही फ्लैगशिप वाली स्कीम के अंदर इसका वहां पे स्थान है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट. And now the last topic of today's current affairs, that is about ICC, that is ICC Cricket Hall of Fame 2025. And what is in the news? ICC ने recently the former captain of India, that is Thala for a reason, right, MS धोनी को वहां पे ICC Cricket Hall of Fame के अंदर वहां पे इंक्लूड किया है, and he will definitely become the 11th Indian to receive this global honor.
पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले क्रिकेटर्स को यहाँ पे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम के अंदर वहां पे रखा जाता है, और वहीं पे एमएस धोनी का भी यहाँ पे नाम जुड़ चुका है, जो 11th इंडियन वहां पे रहेंगे। और इस साल उनके साथ और भी कुछ क्रिकेटिंग लेजेंड्स को भी वहां पे इंक्लूड किया, जहां पे 2 वुमेन प्लेयर को भी उसके अंदर वहां पे इंक्लूड किया गया है। And we can definitely say that the ICC Hall of Fame is a prestigious global recognition platform जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स को अपने हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशंस के लिए वहां पे ऑनर करता है। डेफिनेटली एमएस धोनी डिजर्व्स दैट राइट, तो वो डिजर्व भी करते हैं उससे, जो बेसिकली थ्रू द जनरेशंस एंड थ्रू द कंट्रीज लोगों को वहां पे इंस्पायर करते रहेंगे। It has launched by ICC, that is International Cricket Council, in partnership with FICA, that is Federation of International Cricketers Association। और 2009 को यहाँ पे इस चीज को वहां पे शुरुआत की थी उन्होंने हॉल ऑफ फेम की, और इट absorbed 55 players initially honored by FICA, that is FICA, और प्लस 5 नए एडिशन उन्होंने किए थे 2009 में, और वहां से हॉल ऑफ फेम की हो गई थी शुरुआत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भैया एटलीस्ट cricketers become eligible 5 years after retirement from the initial cricket, international cricket। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायर होने के 5 साल के बाद ही ये वाला ऑनर जो है वो वहां पे पॉसिबल हो सकता है। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर अभी खेल रहा है और वहीं पे उसको ऑनर दे दिया, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। एंड इट इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल इंपैक्ट, रिकॉर्ड्स, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप एज वेल एज इन्फ्लुएंस ऑन द गेम। मैन एंड वुमन दोनों क्रिकेटर्स के लिए वाली चीज वहां पे अलाउ है। रिकॉग्निशन अक्रॉस एरास, द हॉल ऑफ फेम includes legends from pre and post वर्ल्ड वॉर क्रिकेट हिस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट के क्रिकेटर्स को ही वहां पे ऐड किया जाता है, प्री वर्ल्ड वॉर क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर अगर कोई फेमस है तो उसको भी यहाँ पे स्थान दिया जाता है। इट इज अ ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, पूरे ग्लोब के प्लेयर्स को यहाँ पे ये लोग इंक्लूड वहां पे करते हैं, राइट। Each inductee receives a special Hall of Fame cap symbolizing their legacy, and annual ceremony वहां पे होती है। So basically we can say that inductions are announced annually, often around ICC events or the milestones। और देखा जाए तो आज तक कितने इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पे वाला ऑनर वहां पे प्रोवाइड किया है, तो आज तक टोटल 11 जितने इंडियन प्लेयर्स को ये वाला ऑनर वहां पे मिला है। सो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक तो एलिजिबिलिटी क्या है, एंड रिसेंटली एमएस धोनी को यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो इंडिया के 11th प्लेयर बने हैं इस टाइप का ऑनर को पाने के लिए, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड, और वापस मैं आपको बता दूं पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांच के ऊपर वहां पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। सो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। प्लस यू विल आल्सो फाइंड अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर and you can fill up the form so that our coordinates will definitely contact you। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की हमारी जो चैनल है उसकी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड डू सब्सक्राइब। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड, कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, बट टिल दैट ऑल द वेरी बेस्ट for your preparation। Thank you।